जहां आज वेस्ट बंगाल में फर्स्ट फेज के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, वहीं इसी पॉलिटिकल हीट के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसने सबको लिटरली शॉक कर दिया है। इलेक्शंस के जस्ट एक दिन पहले जब पूरा फोकस वोटिंग, कैंपेनिंग और लॉ एंड ऑर्डर पर होना चाहिए था, तब कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोवर्शियल स्टेप पर ब्रेक लगा दिया है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे एक लिस्ट ने इतना बड़ा लीगल स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है और क्यों कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईसीआई को डांट लगाते हुए क्या कहा है और कैसे ये पूरा मामला इलेक्शन के ठीक पहले वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के फेवर में गया है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब पूरा कंट्रोवर्सी एक लिस्ट से शुरू होता है। ये कोई नॉर्मल लिस्ट नहीं थी। इसमें करीब 800 लोगों के नाम थे जिन्हें ईसीआई ने ट्रबल मेकर्स के लेबल के साथ आइडेंटिफाई किया था। एलिगेशन ये था कि ये लोग इलेक्शंस के दौरान वोटर्स को इंटिमिडेट करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन या डिटेंशन लेने की बात कही गई। सुनने में ये एक प्रिवेंटिव स्टेप लग सकता है, लेकिन यहीं से लीगल प्रॉब्लम शुरू होती है। अब पिटिशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने आर्ग्यू किया कि ईसीआई के मेमो में लिखा गया था कि लिस्टेड लोग एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन इंटिमिडेटिंग वोटर्स एंड क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस इन द इलेक्टोरल प्रोसेस है। लेकिन उनका कहना था कि सिर्फ इस बेसिस पर किसी को ट्रबल मेकर डिक्लेयर कर देना और उनके खिलाफ एक्शन सजेस्ट करना लॉ के अगेंस्ट है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि लिस्ट में सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल थे, जैसे काउंसलर्स, पंचायत मेंबर्स, एमएलएज और एमपीज। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिस्ट में जो ज़्यादा नाम थे वो तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स और कैंडिडेट्स के थे। इससे पॉलिटिकल एंगल भी स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि इलेक्शंस के जस्ट पहले अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी के लीडर्स को टारगेट किया जाता है तो फेयरनेस और न्यूट्रलिटी पर सवाल उठना ऑब्वियस है। अब लीगल आर्ग्यूमेंट का कोर ये था कि इलेक्शन ऑफेंसेस ऑलरेडी क्लियरली डिफाइंड है अंडर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इन लॉज के अंडर स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ को पावर दी गई है कि वो अपनी डिस्क्रेशन यूज़ करके एक्शन ले। तो फिर ईसीआई एक जनरल लिस्ट बनाकर पुलिस को कैसे डायरेक्शन दे सकता है कि इन लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए। अब स्टेट की तरफ से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने भी इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया। कहा कि ट्रबल मेकर कोई रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी ही नहीं है पीनल लॉ के अंदर, यानी क्रिमिनल लॉ में ऐसा कोई टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसके बेसिस पर किसी की लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट की जा सके। हालांकि ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने कोर्ट से टाइम मांगा। कहा कि उनका इंटेंशन सिर्फ फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन इंश्योर करना था। ये भी आर्ग्यू किया कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस पहले भी दिए जा चुके हैं और ये वल्नरेबिलिटी मैपिंग के मैनुअल के अकॉर्डिंग है, यानी ईसीआई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को फुलफिल कर रहा था। हालांकि जब ये मैटर कलकत्ता हाईकोर्ट के पास पहुंचा तो बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने इस पर एक स्ट्रॉन्ग प्राइमा फसाई ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि इन आर प्राइमा फसाई व्यू द पुलिस ऑब्जर्वर इन द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन ऑफिसर वेस्ट बंगाल हैज अर्ड इन इशूइंग ब्लैंकेट डायरेक्शंस बाय ट्रीटिंग सर्टेन सिटीजन्स एज ट्रबल मेकर्स। यानी कोर्ट के हिसाब से एक जनरलाइज्ड और ब्लैंकेट अप्रोच ली गई थी, जिसमें बिना स्पेसिफिक ऑफेंस के लोगों को एक कैटेगरी में डाल दिया गया। अब बेंच ने देखा कि क्या ईसीआई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के अंदर ऐसे ब्रॉड डायरेक्शंस दे सकता है, स्पेशली जब इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस ऑलरेडी डिटेल्ड लॉज के अंदर कवर्ड है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठाया। बेंच ने पूछा कि वेदर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन कैन इशू सच जनरल इंस्ट्रक्शन लाइक द प्रेजेंट वन impugned herein when the offences related to elections are statutorily covered under BNS and RP Act 1951 etc. और ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि आर्टिकल 324 ईसीआई को वाइड पावर्स देता है, लेकिन क्या वो पावर्स अनलिमिटेड है या उन्हें स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंदर ही यूज़ किया जाना चाहिए। अब कोर्ट ने सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल को भी रेटरेट किया कि इफ अ स्टैट्यूट प्रिस्क्राइब्स अ थिंग टू बी डन इन अ पर्टिकुलर मैनर, इट हैज़ टू बी डन इन द सेम मैनर एंड अदर मेथड्स आर फॉरबिडन। यानी अगर लॉ ऑलरेडी एक प्रोसीजर डिफाइन करता है तो उसको बाईपास करके कोई नया शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का रेफरेंस दिया और एम्फसाइज किया कि अरेस्ट एक रूटीन एक्शन नहीं है बल्कि स्टैट्यूटरी डिस्क्रेशन का मैटर है, यानी किसी को सिर्फ सस्पेशन या लेबल के बेसिस पर डिटेन नहीं किया जा सकता। सबसे क्रूशियल ऑब्जर्वेशन पर्सनल लिबर्टी को लेकर था। कोर्ट ने क्लियर किया कि आर्टिकल्स 21 और 22 के अंदर किसी भी सिटीजन की लिबर्टी सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू ही रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, यानी बिना प्रॉपर लीगल बैकिंग के किसी को डिटेन या रिस्ट्रिक्ट करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा।
इसलिए कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देते हुए कहा कि एज एन इंटरिम मेजर वी डीम इट प्रॉपर टू स्टे द इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 21 अप्रैल 2026 टिल द लास्ट डेट ऑफ जून 2026 और टिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। यानी ECI का जो मेमो था उसको फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि अगर लिस्ट में शामिल कोई भी व्यक्ति एक्चुअली कोई ऑफेंस कमिट करता है तो अथॉरिटीज़ उन पर एक्शन ले सकती है एज पर लॉ। कोर्ट ने क्लियरली बोला कि इवन इफ द पर्सन्स हुज नेम्स फाइंड प्लेस कमिट एन ऑफेंस दिस इंटरिम ऑर्डर विल नॉट कम इन द वे ऑफ द अथॉरिटीज टू प्रोसीड अगेंस्ट देम इन अकॉर्डेंस विद लॉ एज पर देयर ओन इंडिपेंडेंट डिस्क्रेशन। यानी लॉ का प्रोसेस फॉलो होगा लेकिन ब्लैंकेट टारगेटिंग नहीं चलेगी। कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया कि अगर किसी के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन या एक्शन लेना है तो वो स्ट्रिक्टली रेलेवेंट डिटेंशन लॉज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को अपनी पावर एक्सरसाइज करते वक्त प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क का स्ट्रिक्टली पालन करना होगा। अब इस पूरे केस का इम्पैक्ट समझना भी ज़रूरी है। एक तरफ ECI का रोल है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करता है, दूसरी तरफ इंडिविजुअल राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्ट करते हैं। ये जजमेंट बेसिकली एक बैलेंस क्रिएट करता है इन दोनों के बीच। कोर्ट ने ये सिग्नल दिया है कि इलेक्शंस के नाम पर भी फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए जा सकते। अब आगे क्या होगा ये भी इंटरेस्टिंग है। ECI को 4 वीक्स का टाइम दिया गया है अपना एफिडेविट फाइल करने के लिए। उसके बाद पिटिशनर को रीजॉइंडर फाइल करने का मौका मिलेगा और मैटर फिर से कोर्ट के सामने आएगा। तब शायद इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पर और क्लैरिटी मिलेगी कि आर्टिकल 324 की एग्जैक्ट लिमिट्स क्या है। तो ओवरऑल इलेक्शंस के बिल्कुल पहले आया ये ऑर्डर सिर्फ एक इंटरिम रिलीफ नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर भी है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी सेंसिटिव क्यों ना हो, रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखना ये होगा कि आगे कोर्ट फाइनल हियरिंग में क्या स्टैंड लेता है और क्या ECI अपने अप्रोच को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। तो व्यूवर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप कलकत्ता हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से अग्री करते हैं या नहीं। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।